बात करते हैं मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। तो ये जो वर्ड्स हैं, जितने भी इसमें आप शब्द सुनेंगे, ये बिल्कुल ही प्रशासनिक शब्द है। इसी तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और इसी तरीके के इन्हीं शब्दों में वो आंसर होते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके बाद मैं पेपर भी दिखाऊंगी, जो कि 2017 में जो EPFO का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे और इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि शब्द इसमें दिया गया है। इसीलिए शब्दों का अच्छे से शब्दों पे पकड़ बनाएं और ध्यान से सुने और समझें। 1925 में सर्वप्रथम विधानसभा में एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसका शीर्षक था साप्ताहिक भुगतान विधेयक। उस समय मजदूरी के भुगतान के संबंध में भिन्न भिन्न अवधियां प्रचलित थी। भिन्न वेतन अवधियों से अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, जिनमें से कुछ को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो वो कौन कौन सी बुराइयां थी? मजदूरी के भुगतान में विलंब, मजदूरी का भुगतान न किया जाना और नियोजक द्वारा लगाए गए जुर्माने के रूप में मजदूरी से कटौती कर लेना, ये सारे थे। ये विधेयक उस समय सरकार के इस आश्वासन पर वापस ले लिया गया था कि ये प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। कर्मकारों पर नियोजकों द्वारा जुर्माने का लगाया जाना और यहाँ तक कि अनुपस्थिति की अवधि के लिए जुर्माने के रूप में मजदूरी की 2 गुनी राशि की कटौती कर लेना उस समय की प्रचलित प्रथाओं में था। इन बुराइयों को दूर करना आवश्यक था। यही कारण था कि मजदूरी में जुर्माने के रूप में या अन्य कटौतियों द्वारा कमी करने पर विधि द्वारा रोक और नियंत्रण लगाने की आवश्यकता का अनुभव सरकार ने 1926 में किया। शाह आयोग की अनुशंसा पर आधारित मजदूरी भुगतान अधिनियम विषयक विधेयक 1933 में विधानसभा में फिर से पारित किया गया, लेकिन वो विधेयक भी उस समय विधानसभा के विघटन के कारण अधिनियम का रूप न ले सका। इसलिए मजदूरी अधिनियम 1936 में औपचारिक रूप में विधानसभा द्वारा पारित किया गया और इसका प्रवर्तन 28 मार्च 1937 से आरंभ हो गया। इस अधिनियम की प्रस्तावना में उल्लिखित है कि इस अधिनियम का उद्देश्य नियोजित व्यक्तियों के कतिपय वर्गों की मजदूरी के संदाय को विनियमित करना है। क्या करना है? विनियमित करना है। ये विनियमन 2 प्रकार का किया गया। पहला, मजदूरी अदा करने की तिथि के संबंध में और दूसरा, जुर्माना या अन्य रूप में मजदूरी से कटौतियां करने के संबंध में। मजदूरी भुगतान अधिनियम कतिपय ऐसी परिस्थितियों में जिनमें की मजदूरी का निर्धारण इस अधिनियम द्वारा किया गया है, कर्मचारियों की मजदूरी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। मजदूरी संदाय अधिनियम द्वारा प्रशासक किसी कर्मकार की मजदूरी या वेतन में से किसी प्रकार की कटौती जब तक कि अधिनियम द्वारा प्राधिकृत न हो अवैध होगा। कर्मकारों के प्रतिनिधि संघ और नियोजक के बीच हुए किसी समझौते के अंतर्गत कर्मकारों की मजदूरी में से कटौती को स्वीकृति प्रदान की जाती थी, क्योंकि ये कटौती दोनों पक्षकारों के समझौते के अंतर्गत होता था। तब भी इस कटौती को इस अधिनियम के अंतर्गत वैध नहीं माना जा सकता है। धारा 1 प्रवर्तन में है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 का प्रवर्तन संपूर्ण भारत में विस्तारित है। इसका प्रवर्तन हुआ था 28 मार्च 1937 से स्टार्ट हुआ। उपधारा 4 के अनुसार ये अधिनियम कुछ व्यक्तियों की मजदूरी के भुगतान पर लागू होता है। तो किन किन व्यक्तियों के मजदूरी के भुगतान पर लागू होता है? किसी कारखाना में नियोजित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कि कारखाना में नियोजित व्यक्ति से भिन्न हो, जो कि रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे में नियोजित हैं या यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या किसी उप ठेकेदार द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित हैं जो रेलवे प्रशासन के साथ संविदा की पूर्ति कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति जो किसी औद्योगिक यानी अन्य संस्थापना में जो धारा 2 के खंड 2 के उपखंड क से 6 तक विहित है में नियोजित है। उपधारा 5 के अनुसार राज्य सरकार अपने इस आशय की 3 महीने पहले सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को या उनमें से कुछ उपबंधों को किसी संस्थापना में नियोजित व्यक्तियों के वर्ग को यानी ऐसे संस्थापना के वर्ग जो कि धारा 2 के खंड 2 के उपखंड ज के अंतर्गत केंद्रीय यानी
केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित हो में मजदूरी भुगतान के संबंध में लागू कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा धारित ऐसी किसी संस्थापना के संदर्भ में ऐसी कोई अधिसूचना उस सरकार की सम्मति के बिना जारी नहीं की जाएगी। उपधारा 6 ये अधिनियम, उपधारा 6 में क्या है, ये अधिनियम जो है किसी मजदूरी अवधि के लिए नियोजित व्यक्ति को संदेह मजदूरी को लागू होती है। यदि उस मजदूरी की अवधि के लिए संदेह ऐसी मजदूरी 6 महीने 6,500 रुपये प्रति महीने या अन्य उच्चतर राशि से अधिक नहीं है, जो कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के बाद शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। कारखाना अधिनियम 1948 अग्रलिखित को कारखाना माना गया है। तो कारखाना अधिनियम 1948 किसको किसको कारखाना माना गया है? एक आरा मिल, ओटन कारखाना जो कि एक ही छत के नीचे स्थित हो और एक ही लोकोमोटिव शक्ति द्वारा चलाया जाता हो और जिसमें कि 10 से अधिक व्यक्ति नियोजित हो, और ऐसे परिसर जहां की किसी सामग्री को बनाने और बनाकर बिक्री करने योग्य तैयार करने का काम किया जाता है। कोई ऐसा परिसर जहां अधिनिर्माण की प्रक्रिया संचालित है, जैसे मशीन कक्ष, शेड गोदाम और गोदाम घेरा आदि। गुड़हल घर कारखाना, रेलवे कार्यशाला और ऐसा घेरा जो कि मूंगफली सुखाने के प्रयोग में लाया जाता है, तो इन्हें कारखाना माना गया है। औद्योगिक या अन्य संस्थापन, औद्योगिक या अन्य संस्थापन है ट्रामवे सेवा या मोटर निर्वाचन सेवा जो कि भाड़े या पारितोषिक पर सड़क द्वारा यात्री, माल या दोनों के ले आने में संलग्न है। क से क हवाई निर्वहन सेवा ऐसी सेवा से भिन्न है जो कि भारत संघ की सेना, नौसेना या वायुसेना या भारत सरकार के नागरिक उन्नयन विभाग से संबंधित हो या उसमें एकमात्र रूप में नियोजित हो, और डाक, घाट या तट में नियोजित हो। यंत्र चालित अंतर्देशीय पोत, खान, खदान या तेल क्षेत्र, बागान, कार्यशाला या अन्य संस्थापन जिसमें की सामग्रियां इस दृष्टि से तैयार हो, अनुकूलित या अधिनियमित की जाती है कि उनका प्रयोग निर्वहन या विक्रय किया जा सके। और कौन सा औद्योगिक या अन्य संस्थापन है? ऐसे संस्थापन जिसमें भवन, सड़क, पुल या नहरों के निर्माण, विकास या रख रखाव संबंधित कोई काम किया जाता है, या नौचालन, सिंचाई या पानी की आपूर्ति विषयक कोई क्रिया की जाती है, या विद्युत के उत्पादन, अंतरण और वितरण संबंधी कोई काम करता है, या विद्युत शक्ति संबंधी कोई कार्य संचालित किया जाता है। और किसी अन्य संस्थापन या संस्थापनों के किसी वर्ग जिसे केंद्रीय अथवा कोई राज्य सरकार उसकी प्रकृति, उसमें नियोजित व्यक्ति की सुरक्षा और अन्य समुचित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजपत्रित अधिसूचना द्वारा विहित करे। मजदूरी, बात करते हैं कुछ मजदूरी के बारे में। मजदूरी से सभी प्रकार के पारिश्रमिक अभिप्रेत हैं, चाहे वो वेतन के रूप में हो या भत्ता या अन्यथा रूप में अभिव्यक्त हो या इस रूप में अभिव्यक्त किए जाने के योग्य हो, और जिसका कि भुगतान यदि नियोजन की शर्तें प्रत्यक्ष या विवक्षित रूप में पूरी कर दी जाती है तो एक ऐसे व्यक्ति को देय है जो कि उस नियोजन के संबंध में नियोजित है या नियोजन के संबंध में वो कोई कार्य करता है। तो मजदूरी में क्या सम्मिलित है? कोई पारिश्रमिक जो कि पक्षकारों के बीच किसी पंचाट या समझौता के अंतर्गत या न्यायालय के आदेश के अंतर्गत देय है, या कोई ऐसा पारिश्रमिक जिसके प्रति की नियोजित व्यक्ति किसी अतिकालिक काम या छुट्टियां या छुट्टी की किसी अवधि के संबंध में शोध्य है। कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक जो कि नियोजन की शर्तों के अधीन देय है, चाहे उसे बोनस या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो। मजदूरी की परिभाषा केवल ऐसे पारिश्रमिक तक सीमित नहीं है जो कि अनुबंध या संविदा के अधीन देय हो। मजदूरी की संशोधित परिभाषा सभी प्रकार के पारिश्रमिक पर लागू होगी, चाहे वो किसी संविदा द्वारा उत्पन्न हो या पंचाट, समझौता या किसी संविधि के अधीन उत्पन्न हुई हो।
कोई ऐसी धनराशि जो कि नियोजित व्यक्ति को सेवा से अलग किए जाने पर किसी विधि संविदा या निदेश पत्र के अधीन देय है, जिसमें कि ऐसी धनराशि के भुगतान का उपबंध किया गया है, चाहे उसमें कटौतियों सहित भुगतान का प्रश्न हो अथवा कटौतियों के बिना, लेकिन जिसमें कोई अवधि सीमा नहीं दी गई है जिसमें भीतर ये भुगतान कर दिया जाना चाहिए। और कोई ऐसी धनराशि जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत तैयार की गई योजना के अंतर्गत एक नियोजित व्यक्ति प्राप्त करने का हकदार है। मजदूरी के अंतर्गत क्या नहीं आता है? कोई बोनस जो कि उस पारिश्रमिक का अंश गठित नहीं करता है जिसका कि भुगतान नियोजन की शर्तों के अंतर्गत शोध्य है, या जो कि पक्षकारों के बीच किसी पंचाट या अनुबंध के आधार पर या न्यायालय के आदेश के आधार पर शोध्य नहीं है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत शोध बोनस इस उपधारा की परिभाषा के अंतर्गत मजदूरी के रूप में मान्य है। और क्या नहीं आएगी मजदूरी में? किसी आवासीय व्यवस्था का मूल्य या रोशनी, पानी, चिकित्सकीय उपचार या अन्य सुख सुविधा का मूल्य, या कोई ऐसी सेवा जो कि राज्य सरकार के किसी साधारण या विशिष्ट आदेश के अंतर्गत मजदूरी में प्रकटित किए जाने से अपवर्जित है। और क्या नहीं? नियोजक द्वारा किया गया कोई अंशदान जो कि पेंशन या भविष्य निधि के संबंध में किया गया हो और उस पर जो ब्याज संकलित हुआ हो। और कोई यात्रा भत्ता या यात्रा से संबंधित की गई रियासत का मूल्य, नियोजित व्यक्ति को अदा की गई कोई धनराशि जो कि उसके नियोजन की प्रकृति के कारण विशिष्ट खर्चे की आपूर्ति के लिए दी गई हो, या फिर किसी ग्रेच्युटी की धनराशि जो कि उपखंड घ में उल्लिखित है कि अतिरिक्त अन्य नियोजन के समापन में देय हो। बोनस संदाय अधिनियम 1965 के तहत नियोजन की विवक्षित शर्त हो गई है जो कि अधिष्ठान को होने वाले लाभ पर आश्रित नहीं है। अतः कानूनी बोनस पारिश्रमिक की श्रेणी में आता है। कानूनी बोनस किस में आता है? पारिश्रमिक की श्रेणी में आता है। इस दृष्टि से विचार करने पर मजदूरी शब्द की परिभाषा के अंतर्गत बोनस भी शामिल माना जाएगा। ठीक है। छंटनी प्रतिकार के निमित्त शोध ऐसी धनराशि जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 अंग ख के अंतर्गत कर्मचारियों को देय है, या ऐसी धनराशि जो कि कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिए जाने के कारण उन्हें देय है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अर्थ में मजदूरी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 ग के अंतर्गत काम से भिन्न रखने के संबंध में प्रतिकर की धनराशि के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसी परिस्थिति में जहां मोटर निर्वहन कर्मकार अधिनियम 1961 में बनाए गए नियम इस बात का उपबंध करते थे कि किसी श्रेणी में कर्मचारियों के प्रत्येक सदस्य 1 वर्ष में 2 जोड़ी जूते भी पोशाक के एक भाग के रूप में प्राप्त करेंगे। ऐसी परिस्थिति में 2 जोड़ी चमड़े के जूते के लिए किया गया दावा मजदूरी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। मजदूरी का संदाय और मजदूरी से कटौतियां धारा 3 में है। मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायित्व क्या है? पहला, प्रत्येक नियोजक इस अधिनियम के अधीन संदर्भ किए जाने के लिए अपेक्षित समस्त मजदूरी का संदाय अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए उत्तरदायी होगा। और उसमें नियोजित व्यक्तियों के संबंध में यहाँ पे आपको मिलेगा एक एक पॉइंट। क्या? किसी कारखाने में यदि किसी व्यक्ति को कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7 की उपधारा 1 के खंड च के अधीन कारखाने का प्रबंधक निर्दिष्ट किया गया हो, और रेलवे पर कारखानों से भिन्न यदि नियोजक रेलवे प्रशासन और रेलवे प्रशासन में इस निमित्त संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया गया हो, और किसी औद्योगिक या अन्य संस्थापनों में यदि कोई व्यक्ति औद्योगिक या अन्य संस्थापना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियोजक के प्रति उत्तरदायी है। किसी ठेकेदार के मामले में ऐसे ठेकेदार द्वारा पदाभिहित व्यक्ति जो कि प्रत्यक्ष प्रभार से उसके अधीन है, और किसी अन्य मामले में नियोजक द्वारा पदाभिहित कोई व्यक्ति जो कि अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी हो। धारा 3 के बाद धारा 4 में है
मजदूरी की अवधियों का नियत किया जाना क्या है? धारा 2 के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति मजदूरी की उन अवधियों को नियत करेगा जिनमें की मजदूरी की अदायगी की जाएगी। दूसरा, मजदूरी की अदायगी की ये अवधि किसी भी प्रकरण में 1 महीने से अधिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 1 महीने से अधिक नहीं होगा। मजदूरी की अदायगी की ये अवधि जो है वो किसी भी प्रकरण में 1 महीने से अधिक नहीं होगा। अब धारा 5 मजदूरी भुगतान का समय। क इस धारा में मजदूरी के भुगतान का समय निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। धारा 5 में यदि किसी रेलवे कारखाना या औद्योगिक या अन्य संस्थापन में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 1000 व्यक्तियों से कम है तो वो मजदूरी के भुगतान की तिथि उस वेतन काल के अंतिम दर से 7 दिन पहले वेतन काल के संबंध में मजदूरी देय है। किसी अन्य रेलवे कारखाना या औद्योगिक या अन्य संस्थापन में प्रत्येक नियोजित व्यक्ति की मजदूरी के भुगतान की जो तिथि होगी वो उस वेतन काल के अंतिम दिन 10 दिन बीतने के पहले होगी जिस वेतन काल के संबंध में मजदूरी देय है। और धारा 5 में है जहां किसी व्यक्ति का नियोजन उसके नियोजक द्वारा या उसकी ओर से समाप्त कर दिया जाता है उस व्यक्ति द्वारा अर्जित मजदूरी का भुगतान सेवा समाप्ति के दिन से 2 काम के दिनों के बीतने के पहले कर दिया जाएगा। लेकिन ये कि जहां किसी व्यक्ति का नियोजन किसी संस्थापना के साप्ताहिक या अन्य छुट्टियों से भिन्न किसी कारण से बंद कर दिए जाने के फलस्वरूप समाप्त कर दिया जाता है तो कर्मचारी द्वारा अर्जित भुगतान का मजदूरी का जो भुगतान है वो उसके नियोजन के समापन के दिन से 2 दिन पूरे मतलब बीत जाने से पहले किया जाएगा। 2 दिन व्यतीत होने से पहले कर दिया जाएगा। और है धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि आदेश में है दिया गया है वो सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा उस व्यक्ति को धारा 5 के प्रवर्तन से ऐसे व्यक्तियों की श्रेणियों की मजदूरी के संबंध में छूट प्रदान कर सकती है जो कि किसी रेलवे में नियोजित व्यक्तियों की मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी है या ऐसे व्यक्तियों के भुगतान के संबंध में उत्तरदायी है जो कि केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग या राज्य सरकार के उक्त विभाग में रोजना के कर्मकार के रूप में नियोजित है। लेकिन ये कि रोजाना की दर पर नियोजित ऊपर जो दिया गया है उसमें कर्मकारों के प्रकरण में केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा। धारा 6 में क्या है? मजदूरी का भुगतान चालू सिक्कों या करेंसी नोटों के रूप में किया जाएगा। सभी मजदूरियों का भुगतान चालू सिक्कों या करेंसी नोटों या दोनों के ही रूप में किया जाएगा। लेकिन नियोजक किसी नियोजित व्यक्ति से लिखित प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद ही उसकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा या फिर बैंक में उसके खाते के लेखा में जमा करने के द्वारा कर सकता है। धारा 7 में है मजदूरी में जो भी कमी की जा सकती है। क्या? जैसे कि रेलवे अधिनियम 1989 जो कि 24 1989 के उपबंधों के बावजूद भी किसी नियोजित व्यक्ति की मजदूरी बिना किसी प्रकार की कटौती की अदा की जाएगी। ठीक है। धारा 7 में क्या है? मजदूरी में जो कमी की जा सकती है। रेलवे अधिनियम 1989 के उपबंधों के बावजूद भी किसी नियोजित व्यक्ति की मजदूरी बिना किसी प्रकार की कटौती के अदा की जाएगी। मजदूरी से रेलवे ऐसे कटौतियाँ की जा सकती है जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत या फिर अधिकृत है। धारा 8 जुर्माने के तहत क्या क्या आते हैं? किसी भी नियोजित व्यक्ति के ऊपर उसके द्वारा किए गए केवल ऐसे कार्यों या लोपों के संबंध में जुर्माने लगाए जा सकते हैं जैसे कि नियोजक ने राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी के पूर्ववर्ती अनुमोदन के उपधारा 2 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा उल्लिखित किया गया हो और जुर्माने की कुल धनराशि जो कि किसी नियोजित व्यक्ति की किसी एक मजदूरी अवधि के आरोपित की जा सकती है उस धनराशि से अधिक नहीं होगी कि उस मजदूरी अवधि के संबंध में उस व्यक्ति को देय मजदूरी की धनराशि के 3% के हिसाब से आती हो। और 15 वर्ष से कम आयु वाले किसी नियोजित व्यक्ति पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
किसी नियोजित व्यक्ति पर आरोपित किया गया कोई जुर्माना किस्तों में या जुर्माना आरोपित किए जाने के 90 दिन के बीत जाने के बाद वसूल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक जुर्माना उस तिथि को लगाया गया माना जाएगा जिस तिथि को कि वो कार्य या लोप घटित हुआ हो जिसके संबंध में जुर्माना आरोपित किया गया है। ऐसे कार्यों और लोपों का उल्लेख करते हुए एक अधिसूचना उस परिसर में विहित पद्धति से प्रदर्शित की जाएगी जिसके कि वह नियोजन संचालित किया जा रहा है या फिर रेलवे में नियोजित व्यक्तियों के प्रकरण में यानी कि एक कारखाने से भिन्न की स्थिति में हो, ये अधिसूचना विहित स्थान या स्थानों पर लगाई जाएगी। किसी भी कर्मकार पर उस समय तक जुर्माना नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उससे उस जुर्माने के विरुद्ध कारण स्पष्ट करने का अवसर ना दे दिया गया हो या अन्यथा रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत विहित जुर्माना आरोपित करने की पद्धति की अनुसरण जो है वो नहीं किया गया हो। सभी जुर्माने और जुर्माने की सभी वसूलियां धारा 3 के अधीन मजदूरी अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा यथाविहित प्रारूप में एक रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। जुर्माने के रूप में की गई सभी वसूलियां केवल ऐसे प्रयोजनों में लगाई जाएगी जो कि कारखाना या संस्थापना में नियोजित व्यक्ति के लाभ के निमित्त हो और जो कि विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो। धारा 9 है कार्य से अनुपस्थित रहने के निमित्त कटौतियां। क्या क्या है? धारा 2 के खंड ख में कार्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में कोई कटौती केवल तब ही की जाएगी जबकि नियोजित व्यक्ति उस समय या उन स्थानों से अनुपस्थित रहा हो जहां की नियोजन की शर्तों के अनुसार उसे उपस्थित होना चाहिए था। यह भी उपबंधित है कि ऐसे अनुपस्थिति उस पूर्ण अवधि के लिए या उस अवधि के भाग के लिए होनी चाहिए जिसमें कि नियोजित व्यक्ति से काम पर उपस्थित रहने के लिए अपेक्षा की जाती है। धारा 9 के अंतर्गत ऐसी कटौती की राशि और नियोजित व्यक्ति को उस वेतन काल जिसके संबंध में कटौती की जा रही है में देय मजदूरी में किसी भी दशा में उससे बड़ा अनुपात नहीं होगा जो कि अनुपात उस अवधि जिसमें कि वो अनुपस्थित रहा है का उस पूरी अवधि से है जो ऐसे वेतन काल के अंदर जिसके दौरान अपने संविदा शर्तों के द्वारा उसके काम करने की अपेक्षा की जाती थी। लेकिन ये कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए यदि 10 या अधिक नियोजित व्यक्ति एक मत होकर के अपने को बिना उचित नोटिस दिए और बिना युक्ति संगत हेतु के अनुपस्थित रहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से की जाने वाली ऐसी कटौती में ऐसी राशि जो उसकी 8 दिनों की मजदूरी से अधिक न होगी जो कि किन्हीं निबंधों द्वारा नोटिस के एवज में नियोजक द्वारा देय है सम्मिलित हो सकती है। इसके बाद धारा 10 है क्षति या हानि के लिए कटौती। क्या क्या होनी चाहिए? धारा 7(2) के खंड ग और खंड अण के अंतर्गत की गई कटौती नियोजित व्यक्ति की असावधानी या चूक के कारण घटित नियोजक की क्षति या हानि की धनराशि से अधिक की नहीं होगी। ठीक है। धारा 7(2) के खंड ग और खंड अण के अंतर्गत की गई कटौती नियोजित व्यक्ति की असावधानी या फिर चूक के कारण घटित नियोजक की क्षति या हानि की धनराशि से अधिक की नहीं होगी। ऐसी सभी कटौतियां और उससे संबंधित सभी वसूलियां यानी रियलाइजेशंस धारा 3 के अंतर्गत मजदूरी अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा एक पंजिका में यथाविहित प्रारूप में अंकित की जाएगी। धारा 11 जो है वो की गई सेवाओं के प्रति कटौतियां हैं। क्या क्या किन किन सेवाओं में? धारा 7 की उपधारा 2 के खंड घ या फिर खंड अण के अंतर्गत कटौतियां किसी नियोजित व्यक्ति की मजदूरी से उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कि वो आवासीय सुविधा या फिर अन्य सुख सुविधा या फिर सेवा उस नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन की शर्त के रूप में या अन्यथा रूप में स्वीकार न कर ली गई हो। ठीक है। ऐसी कटौती उस नियोजित व्यक्ति को दी गई उक्त सुविधाओं के मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए और खंड अंग के अंतर्गत की गई कटौती ऐसे शर्तों के भी अधीन होगी जिन्हें की राज्य सरकार आरोपित करे। धारा 12 है अग्रिम अदायगी की वसूली से संबंधित कटौतियां।
क्या है? धारा 7(2) के खंड च के अंतर्गत की गई कटौती की कुछ शर्तें हैं जो कि शर्तों के अधीन होगी। धारा 7(2) के खंड च के अंतर्गत जो कटौतियां हैं वो शर्तों के अधीन होगी। किन किन शर्तों के अधीन होगी? नियोजन आरंभ होने से पहले अग्रिम रूप में अदा की गई धनराशि की वसूली संपूर्ण मजदूरी की अवधि के संबंध में देय मजदूरी के पहले भुगतान से ही की जाएगी, लेकिन किसी यात्रा व्यय के लिए दिए गए ऐसे अग्रिम धन की वसूली नहीं की जाएगी। नियोजन जो है आरंभ होने के बाद अग्रिम रूप में दी जाएगी धनराशि की वसूली ऐसे शर्तों के अधीन होगी जिन्हें कि राज्य सरकार आरोपित करे। मजदूरी की ऐसी अग्रिम राशि जो कि पहले से अर्जित नहीं की जा चुकी है की वसूली राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होगी, जो उस बात की नियंत्रित करते हों कि इस प्रकार के ऋण किस विस्तार तक दिए जा सकते हैं और किस्तें जिनमें उसकी वसूली की जा सकती है। धारा 13 है सहकारी समितियों और बीमा योजनाओं में भुगतान करने के निमित्त कटौतियां हैं। क्या? धारा 7 की उपधारा 2 के खंड य और खंड ट के अंतर्गत की गई कटौतियां ऐसी शर्तों के अधीन मानी जाएगी जिन्हें कि राज्य सरकार आरोपित करे। अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी हैं। धारा 14 में निरीक्षक हैं। अधिनियम की धारा 4 जो है वो 3 प्रकार के निरीक्षकों का उपबंध करती है। तो वो 3 प्रकार हैं। इसके उपरांत भी राज्य सरकार ऐसे अन्य व्यक्तियों की जिन्हें वो उपयुक्त समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त ऐसे व्यक्तियों के संबंध में निरीक्षक नियुक्त कर सकता है जो कि कारखानों और ऐसे सरकार द्वारा राजपत्र की सूचना में यथोलिखित औद्योगिक या अन्य संस्थापनों में नियोजित हैं। राज्य सरकार उन स्थानीय सीमाओं को भी परिभाषित करेगी जिसमें कि ऐसे निरीक्षकों को अपने कार्यों का संपादन करना है। और दूसरा है कारखाना अधिनियम की धारा 1 जो है, कारखाना अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत नियुक्त कारखाना निरीक्षक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी कारखानों के संबंध में निरीक्षक माना जाएगा कि उसके लिए निर्धारित स्थानीय सीमाओं के भीतर है। ऐसी सभी व्यक्तियों के लिए जो कि एक कारखाने से भिन्न किसी रेलवे नियोजित हैं जिन पर कि ये अधिनियम लागू होता है, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त निरीक्षकों की नियुक्ति करने के लिए सक्षम है। उपधारा 4 निरीक्षकों की शक्तियों के संबंध में उपबंध करती है। क्या क्या उपबंध करती है उपधारा 4? वो एक लिखित आदेश के द्वारा इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे स्थान पर जैसा कि उल्लिखित किया गया हो कोई रजिस्टर या इस अधिनियम के अनुसरण में पोषित किया गया अभिलेख प्रस्तुत किया जाए। निरीक्षक उस स्थान पर या अन्यथा रूप में ऐसे व्यक्तियों के बयान भी ले सकता है जिनका ये बयान लेना इस अधिनियम के प्रयोजनों के पालन में आवश्यक समझा जाता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के पालन में वो आवश्यक समझता है। और ऐसे रजिस्टरों या दस्तावेजों या उनके किसी अंश को निरीक्षक अधिग्रहित कर सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है जिन्हें कि वो अधिनियम के अंतर्गत कारित किसी अपराध के संबंध में संगत मानता है और जिस अपराध में उसके पास विश्वास करने का हेतु है कि वो अपराध नियोजक द्वारा किया गया है। इस बात का निश्चय करने के लिए कि क्या इस अधिनियम या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं, निरीक्षक जैसा उपयुक्त समझे निरीक्षण और जांच कर सकता है। किसी रेलवे, कारखाना या औद्योगिक या अन्य संस्थापन में किसी भी युक्ति संगत समय में इस अधिनियम के उद्देश्य के संपादन के निमित्त किसी परिसर में निरीक्षक प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है और तलाशी ले सकता है। उन्हें इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिसकी आवश्यकता समझे सहायता लेने की शक्ति प्राप्त है। वो किसी रेलवे या किसी कारखाना या किसी औद्योगिक या अन्य संस्थापना में नियोजित व्यक्तियों के मजदूरी के भुगतान का पर्यवेक्षण भी कर सकता है। निरीक्षक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके लिए विहित की जाए। इसके बाद हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं प्राधिकारी, जो कि धारा 5 में दी गई है। धारा 5 में है कर्मचारी भविष्य निधि योजना अधिनियम की धारा 5 सरकार को अधिकृत करती है कि वो अधिनियम के तहत भविष्य निधि की प्रस्थापना करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना तैयार करे। ये योजना उन कर्मचारियों वर्ग पर या अधिष्ठानों के वर्ग पर लागू होगी जिनका उसमें उल्लेख किया गया हो।
तो उल्लिखित जो शब्द है उसका प्रयोग का तात्पर्य है कि इस विषय में उल्लेख करने में बिल्कुल ही अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए कि किन स्थानों या किस स्थापनों में इस योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना को तैयार करने के बाद यथासंभव शीघ्र इस अधिनियम और योजना के अनुसार एक निधि की स्थापना की जाएगी। योजना तैयार करने के संबंध में केंद्रीय सरकार की ये शक्ति न तो प्रतिबंध रहती है और न ही अनिर्देशित ही है। केंद्र सरकार के पथ प्रदर्शन के लिए इस अधिनियम में विभिन्न उपबंध किए गए हैं। ये एक असत्य धारणा है कि धारा 5 केंद्र सरकार को योजना तैयार करने के संबंध में एक अप्रतिबंधित और अनिर्देशित विवेक की शक्ति प्रदान करती है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये अधिनियम केंद्र सरकार को निर्देशित करने के उपबंधों से भरा पड़ा है। धारा 5(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार को दो भिन्न भिन्न शक्तियां दी गई हैं। पहला, एक योजना तैयार करना और दूसरा इस बात का उल्लेख करना कि ये योजना किन कारखानों पर लागू होगी। इन दोनों ही शक्तियों का प्रयोग एक ही अधिसूचना द्वारा किया जा सकता है। इसके उपरांत भी जिन कारखानों में इस योजना को लागू किया जाएगा उन कारखानों का उल्लेख उस योजना में भी किया जाएगा। धारा 5 का बोर्ड केंद्रीय सरकार एक गजट अधिसूचना के द्वारा उन राज्य क्षेत्रों के लिए जिन क्षेत्रों में ये अधिनियम विस्तारित है, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन के लिए एक केंद्रीय बोर्ड गठित कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड उस तिथि के अस्तित्व में आएगा जिसका कि उल्लेख इस संबंध में उस अधिसूचना में किया गया हो। इस बोर्ड के सदस्य के रूप में कौन कौन से व्यक्ति होंगे? जिस राज्य को इस संबंध में केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक 15 व्यक्ति जो है वो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। जिन अधिष्ठानों पर यह योजना लागू है उन नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक 10 व्यक्ति इस संबंध में नियोजकों के मान्य संगठन के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नियुक्त किए गए अधिक से अधिक 5 व्यक्ति। जिन अधिष्ठानों पर यह योजना लागू है उनके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक 10 व्यक्ति इस संबंध में कर्मचारियों के मान्य संगठन से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का क्या प्रावधान है, क्या है इसमें। तो इस अधिनियम का उद्देश्य है नियोजनों में मजदूरियों की न्यूनतम दरों को नियत करते हुए कर्मकारों के कल्याण को सुरक्षित करना। इस अधिनियम के विधेयक में उसके उद्देश्यों का उल्लेख कुछ शब्दों में किया गया था। न्यूनतम मजदूरियों को निर्धारित करने का सांविधिक औचित्य अपने आप में स्पष्ट है, जो कि उपबंध अन्य प्रगतिशील देशों में किए जा चुके हैं। आज भारत में भी उनकी आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि अभी भारत में कर्मकारों के संघों का विकास बहुत ही कम हो पाया है और कर्मकारों की सौदेबाजी की शक्ति भी बहुत कमजोर है। इस अधिनियम के साथ नियोजनों की एक सूची संलग्न है। ये अधिनियम इस सूची में दिए गए नियोजनों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी नियत किए जाने का उपबंध करता है। केंद्र सरकार ऐसे नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करेगी जो कि या तो केंद्र सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत चलाए जाते हैं या रेलवे प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं या किसी खान तेल क्षेत्र या महापत्न के संबंध में है या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रस्थापित निगम के संबंध में है। इस अधिनियम के अनुसूची द्वारा आवृत अन्य नियोजनों के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें राज्य सरकार द्वारा नियत की जाएगी। अनुसूची में सम्मिलित शीर्षकों की प्रकृति ऐसी है जहां की श्रमिकों के बड़े पैमाने पर शोषण की संभावना रहती है। इसके उपरांत अन्य श्रेणियों के नियोजनों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस अधिनियम के उद्देश्य पूंजीपतियों द्वारा समाज में अबोध, कम संगठित और कम सुविधा प्राप्त वर्ग को शोषण से बचाना है। समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने की सरकार की उत्सुकता राज्य की अहस्तक्षेप नीति और संविदा की निर्बाध स्वतंत्रता के विपरीत है, लेकिन ये नीति समाज के सामान्य हित और समाज कल्याण के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है। इस अधिनियम का मुख्य प्रयोजन कर्मकारों के शोषण को रोकना है
और इस प्रयोजन के निमित्त इस अधिनियम का उद्देश्य कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी की दरें नियत करना है, जिससे कि नियोजकों को उतनी मजदूरी की अदायगी के लिए बंधा रहना पड़ेगा। विधानमंडल ने निस्संदेह इस अधिनियम का प्रवर्तन ऐसे उद्योगों या बस्तियों के संबंध में करना चाहा था जिनमें कि पर्याप्त कारणों और असंगठित श्रम या मजदूरी विनिमय करने वाले किसी अभिकरण की अनुपस्थिति के कारण कर्मकारों को दी जाने वाली मजदूरियों के सामान्य स्तर और जीवन यापन स्तर के मुकाबले अपर्याप्त है। इसलिए अन्य श्रम विषयक विषयों की भांति इस अधिनियम के उपबंधों की प्रवर्तनीयता के समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि औद्योगिक शांति और क्षमता को बनाए रखा जाए। औद्योगिक दृष्टि से हमारा देश अभी सुदृढ़ नहीं है। अनियोजन या बेरोजगारी की समस्या है। ऐसी स्थिति में ये संभावना बनी रहती है कि श्रमिक वर्ग ऐसी मजदूरियों पर भी काम करना स्वीकार कर ले जबकि उससे उसकी आवश्यकता पूरी ना हो सके। इसलिए इस अधिनियम में निहित नीति ये है कि सामान्य हित में श्रमिकों को शोषण से बचाया जाए। ठीक है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारित करने में इस बात पर विशेषकर रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि नियोजक मजदूरी अदा करने की सामर्थ्य रखता है या नहीं, क्योंकि राज्य ये मानता है कि प्रत्येक नियोजक को अपने कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए। यह अधिनियम इस बात की व्यवस्था करता है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों में केवल कर्मकारों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे उनके और उनके परिवारों का भरण पोषण भी होना चाहिए और एक कर्मकार के रूप में उनकी क्षमता का भी पोषण होना चाहिए, जिसमें कुछ हिस्सा उनकी शिक्षा, चिकित्सीय और अन्य सुविधाओं के लिए भी सुरक्षित होना चाहिए। अब बात करते हैं अधिनियम की संवैधानिकता। 1928 के जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न पर एक ड्राफ्ट कन्वेंशन स्वीकार किया गया था। इस ड्राफ्ट द्वारा कतिपय व्यवसायों में ही मजदूरी की न्यूनतम दरें जो है वो नियत करने की बात कही गई थी। जैसे कि बात हुई थी ऐसे व्यवसाय जिनमें सामूहिक करार द्वारा मजदूरी नियत करने की व्यवस्था ना थी या जिनमें मजदूरियां विशेष रूप से कम थी। इस अधिनियम की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यही अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 1(6) द्वारा प्रदत्त व्यापार या कारोबार आदि की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि इस अधिनियम के उपबंध नियोजकों के एक विशिष्ट वर्ग पर लागू होते हैं जो कि मात्र आर्थिक कारणों से प्राधिकारियों द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी की दर से अपने श्रमिकों को मजदूरी देने में असमर्थ है। लेकिन निश्चय ही उनकी यह असमर्थता बेईमानी की आशय से कर्मकारों के श्रम का शोषण करने के निमित्त नहीं है। ये तथ्य है कि नियोजक न्यूनतम मजदूरी देने की शर्त मानने को बाध्य किए जाने के कारण अपना कारोबार चलाने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। इस प्रकरण में एक असंगत क्वेश्चन है और इससे एक सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में माना गया है। इसलिए इस आधार पर इस अधिनियम को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या एक विशिष्ट उपबंध जनसाधारण के हित में है अथवा नहीं, तो इस संबंध में श्रमिकों की गरीबी पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। इस बात में संदेह नहीं है कि न्यूनतम मजदूरी नियत करने की प्रक्रिया के संबंध में समुचित सरकार को बहुत ही व्यापक शक्तियां दी गई हैं, लेकिन सरकार को मजदूरी की दर नियत करने के पहले इस संबंध में गठित समितियों के विचार और मजदूरी की दरों से प्रभावित होने वाले पक्षकारों के दृष्टिकोण प्रकट करने वाले विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण करने के सभी अवसरों पर सरकार को इस विषय में सलाहकार समितियों से विचार विमर्श कर लेना आवश्यक है। ये उपबंध इस अधिनियम में इस उद्देश्य में रखे गए हैं कि समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर परिवर्तित करे और नियत करने में जल्दबाजी ना करे। मजदूरी की दर परिवर्तित और नियत करने में जल्दबाजी ना करे और कोई मनमाना निर्णय ना ले। इसलिए इस अधिनियम में लगाए गए निर्बंध यद्यपि कुछ सीमा तक संविधान के अनुच्छेद 19(6) द्वारा प्रत्याभूत व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करते हैं, फिर भी अनुच्छेद 19(6) में
संरक्षित जनसाधारण के सामान्य हितों के पोषण की दृष्टि से सर्वथा युक्ति संगत है। यद्यपि इस अधिनियम में समुचित सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने का कोई उपबंध नहीं है, तथापि केवल इस कारण इस अधिनियम के उपबंधों को अयुक्त नहीं कहा जा सकता है। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? इस अधिनियम में मजदूरी की कुछ दरें नियत किए जाने का उपबंध है। किन किन दरों का? न्यूनतम अवधि दर का नियत किए जाने का उपबंध है, न्यूनतम मूल्य दर, प्रत्याभूति अवधि दर और अतिकाल दर। न्यूनतम अवधि दर, न्यूनतम मूल्य दर, प्रत्याभूति अवधि दर और अतिकाल दर, ये दरें भिन्न भिन्न व्यवसायों, बस्तियों या काम की श्रेणियों के संबंध में और प्रौढ़ों, किशोरों, बच्चों और संशिक्षुओं के लिए अलग अलग नियत की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों में क्या सम्मिलित हो सकती हैं? मजदूरियों की बुनियाद दर और जीवन भत्ता का मूल्य, जीवन भत्ता के मूल्य के सहित या रहित मजदूरियों की बुनियादी दर और रियायत की दरों पर आपूर्तित आवश्यक पदार्थों के संबंध में दी गई छूट का नगद मूल्य या संपूर्ण समन्वित मूल्य की दर। इस अधिनियम में वांछित है कि मजदूरियों की अदायगी नगद रूप में की जाएगी। मजदूरियों की अदायगी नगद रूप में की जाएगी। ये अधिनियम समुचित सरकार को कतिपय विशिष्ट दशाओं में पूरी तरह या फिर अंशतः मजदूरी की अदायगी नगद के स्थान पर माल के रूप में अदा करने को प्राधिकृत कर सकता है। इस अधिनियम में उपबंधित है कि जीवन भत्ता मूल्य और आवश्यक पदार्थों को छूट की दर पर आपूर्तित करने का नगद मूल्य कतिपय अवधियों में समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रगणित किया जाएगा। संघ क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित और केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थापनों में इस संबंध में डायरेक्टर लेबर ब्यूरो सक्षम प्राधिकारी है। कौन? डायरेक्टर लेबर ब्यूरो। ये अधिनियम समुचित सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि प्रतिदिन के काम के घंटों की संख्या नियत करें, साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था करें और इस अधिनियम के अधीन नियत की गई न्यूनतम मजदूरी से संबंधित किसी अनुसूचित नियोजन के संबंध में अतिकाल मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था करें। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित संस्थापनों के लिए वांछित है कि पंजिकाएं और अभिलेख यथा विहित रूप में तैयार करें और सुरक्षित रखें। और ये अधिनियम ऐसे निरीक्षकों और प्राधिकारियों की नियुक्ति का भी उपबंध करता है जो कि न्यूनतम मजदूरी की दर से कम मजदूरी के संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों का निर्णय कर सके या फिर अवकाश के दिनों में पारिश्रमिक देने के संबंध में या छुट्टियों के दिनों में काम करने के संबंध में भुगतान करने या अतिकाल कार्य की मजदूरी के संबंध में उठने वाले विवादों का निर्णय कर सके। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने की शिकायतों के निपटारे और इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के संबंधों में जुर्माना या दंड आरोपित करने के संबंध में भी इस अधिनियम में उपबंध किए गए हैं। तो क्या क्या उपबंध किए गए हैं वो पॉइंट आपने देख लिया। अब बात करते हैं मजदूरी ढांचा कैसी है। तो सामान्यतः मजदूरी ढांचे को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम में न्यूनतम मजदूरी, जिससे मात्र जीवन निर्वाह की व्यवस्था की जाती है और जो गरीबी की रेखा के स्तर पर होती है। इससे थोड़ा ऊपर के स्तर पर समुचित मजदूरी होती है और अंतिम निर्वाह मजदूरी होती है जो कि आराम के स्तर की होती है। मजदूरी ढांचे के इस विभिन्न स्तरों के मध्य सुस्पष्ट रूप से सीमांकन करना संभव नहीं है। न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी शब्द का परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दिया गया है। तो ये संभव है कि इसका कारण ये है कि देश भर में सभी उद्योगों के लिए समरूप मजदूरी का नियत किया जाना संभव है। इस कारण एक उद्योग से दूसरे उद्योग में और देश के एक भाग से दूसरे भाग में उद्योगों के संबंध में पाई जाने वाली परस्पर भिन्न परिस्थितियां हैं। समुचित मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी और समुचित मजदूरी में भी अंतर होता है। समुचित मजदूरी के निर्धारण में उद्योग और क्षेत्रीय नियम के साथ साथ कंपनी की आर्थिक भार वहन करने की क्षमता पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। डायरेक्टरों की वार्षिक रिपोर्ट में
आशाजनक बयान मात्र को मजदूरी वृद्धि का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान कभी कभी अंशधारियों में विश्वास जमाने के उद्देश्य से भी दिए जाते हैं, तो वे वास्तविक संप्रेक्षित आंकड़ों का स्थान नहीं ले सकता है। अब निर्वाह मजदूरी। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा 1949 में प्रकाशित समुचित मजदूरी समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्वाह मजदूरी की परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी कि निर्वाह मजदूरी क्या है? किसी पुरुष कर्मकार को अपने परिवार को न केवल भोजन, वस्त्र और आवास की मात्र आवश्यकताओं वरन मितव्ययी सुविधाएं जैसे बच्चों की शिक्षा, बीमारी से सुरक्षा, मौलिक सामाजिक आवश्यकताएं और वृद्धावस्था और अन्य विपदाओं से सुरक्षा योग्य बनाने वाली होनी चाहिए। तो ये थी निर्वाह मजदूरी की परिभाषा। इसके बाद हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे पेपर को। ठीक है, इसके बाद जो 2017 में जो EPFO का पेपर हुआ था उसमें जो क्या प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम अगले वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952। तो जो भी EPFO के कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ।